Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं इसके थ्रू हम। ये क्लास भी है और एक अपने आप में ये प्रैक्टिस सेट भी है। फर्स्ट पोर्शन में हम कवर करते हैं वोकैब, डेली वोकैब, जो कि एडिटोरियल से हम सेलेक्ट करते हैं, और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में आपको यहाँ से ज़रूर वर्ड्स देखने को मिलते हैं। फिर हम करते हैं इनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। उसके बाद हम करेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और इसी क्लास में मिल जाएंगे आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इस एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं। सेकेंड पोर्शन में कवर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल उठाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं डिटेल में, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है और फिर एग्जाम में आपको अनसीन पैसेज में दिक्कत नहीं आती है। आगे हम करते हैं कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज एंड ग्रामर एमसीक्यूज, बिल्कुल एग्जाम वाले फॉर्मेट पे। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस, यानी कि पैरा जंबल, और एग्जाम में आजकल बहुत आते हैं और ये प्रैक्टिस की चीज़ है। कुछ ट्रिक्स और कुछ प्रैक्टिस दोनों का जब आप मिक्स करेंगे तब ये आप इसमें अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और जब डेली बेसिस पर जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना क्लोज टेस्ट की और पीक्यूआरएस की, और जो कुछ मैं ट्रिक्स बताता हूँ आप उनको अप्लाई करते हो, फिर भाई फुल मार्क्स सिक्योर होते हैं आपके इन दोनों पोर्शन में। वरना तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है, कभी इतने खतरनाक आ जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि भाई क्लोज टेस्ट में सब भरे क्या, उसमें जो ऑप्शन है उसको किसको चुने। और पीक्यूआरएस का तो सीक्वेंस समझ में नहीं आता कि सारे सीक्वेंस एक जैसे लग रहे होते हैं कभी कभी, तो कि ठीक है इससे भी शुरुआत कर सकते हैं, इसको भी कहीं भी रख सकते हैं। तो जब प्रैक्टिस करते हो तब चीज़ें सामने आती हैं। फोर्थ पोर्शन में कवर करेंगे ट्रिक एमसीक्यूज प्रैक्टिस। जितनी भी वोकैब हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी उस सब की हम लास्ट में करेंगे ट्रिक एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस। इसके बाद आपको जो आज की तारीख में जितना कुछ आप पढ़ रहे हो, जितनी वोकैब पढ़ रहे हो, सारी की सारी रट जाएगी। ये पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये लास्ट में ट्रिक एमसीक्यूज प्रैक्टिस है, इसको मिस ना करें। अब देखो ये पूरी क्लास बेस्ट क्लास है पूरी यूट्यूब पर, और आपकी इंग्लिश को प्रिपेयर करवाने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये अकेली क्लास ही काफ़ी है। क्योंकि देखो फर्स्ट पोर्शन में हमने वोकैब कवर कर लिया, सेकंड में यहाँ से हमने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर लिया, थर्ड में यहाँ से हमने ग्रामर कर लिया, फोर्थ यहाँ पर हमने क्लोज टेस्ट कर लिया, ठीक है, और फिफ्थ यहाँ पर हमने पीक्यूआरएस कर लिया, सिक्स्थ यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है जी। और इसके अलावा सेवन्थ यहाँ पर पूरी की पूरी वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक जब हम वर्ड्स पढ़ रहे होंगे तो उसका सेंटेंस यूज में, और आगे एडिटोरियल एनालिसिस में ट्रांसलेशन भी साथ के साथ चल रही है। तो देखो एक सिंगल क्लास में कितनी सारी चीज़ें, इतनी सारी वैरायटी की चीज़ें आपको एक सिंगल क्लास में मिल जा रही हैं डेली बेसिस पर, जो आपकी इंग्लिश को कहाँ ले जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हैं क्लास को रेगुलर कर रहे हैं उनको पता है उनकी इंग्लिश में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है और आज उनका लेवल क्या है। ऑलराइट, ये बेनिफिशरीज हैं एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएस या स्टेनो, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अलावा चाहे आप बैंक की तैयारी करते हो, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए या सीडीएस या यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इन सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इनमें ज़रूर काम आती है इन बच्चों के लिए। ओके, शुरू करते हैं क्लास को, आज की क्लास। और शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं अगर तो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। शुरू करते हैं आज की क्लास। वोकैबुलरी, आज का पहला वर्ड है टेम्पलेट। नाउन होता है नमूना या ढांचा है किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। अब प्रीसेट फॉर्मेट, प्रीसेट मतलब पहले से सेट फॉर्मेट है एक, या फिर कोई एक स्ट्रक्चर है यूज्ड एज ए गाइड, तो उसको एक गाइड के तरीके से यूज़ कर रहे हो आप, पहले से ही सेट है वो पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, बस उसी को बोलते हैं टेम्पलेट। द रेस्क्यू वॉज क्रिएटेड यूजिंग अ प्रोफेशनल टेम्पलेट। द रिज्यूम, रिज्यूम क्या होता है, जब आप जॉब इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो अपने बारे में रिज्यूम बनाते हो, आपकी डिटेल लिखते हो, अपने क्रेडेंशियल्स लिखते हो, तो उसको बोलते हैं रिज्यूम। तो रिज्यूम कैसे बनाया गया है, वॉज क्रिएटेड यूजिंग अ प्रोफेशनल टेम्पलेट, एक टेम्पलेट के थ्रू बनाया गया था, पहले से फॉर्मेट पूरा सेट था, बस उसमें डिटेल्स को फिल कर दिया गया। ब्लूप्रिंट हो सकता है, पैटर्न और मॉडल, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई पैटर्न है पहले से ही सेट है, दूसरी तरफ फ्री स्टाइल, उसी टाइम बनाओगे आप, पहले नहीं। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब भी वही होता है, उसी टाइम स्पॉन्टेनियसली बनाना चीज़ों को, और केओस। तो मार्क करेंगे इम्प्रोवाइजेशन को, और तो इसमें कुछ नहीं है। चलिए अगला वर्ड कंजर्वेटिव एडजेक्टिव होता है, परंपरावादी या फिर रूढ़िवादी को बोलते हैं कंजर्वेटिव। फेवरिंग ट्रेडिशनल व्यूज़ एंड वैल्यूज़, भाई आप अगर ट्रेडिशनल व्यूज़ को अगर आप फेवर करते हो, उसका सपोर्ट करते हो, तो वो क्या है, आप क्या हो फिर, कंजर्वेटिव हो आप रूढ़िवादी हो, पुराने विचारों वाले हो।
हिज कंजर्वेटिव अप्रोच अवॉइड्स एनी रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। उसकी जो कंजर्वेटिव अप्रोच है ना, वो अवॉइड करती है, बचाती है किस चीज़ से, किसी भी रिस्क से इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो वो पुराने विचारों वाला है, चीज़ों को बहुत सोच समझ कर करता है। ट्रेडिशनल, कॉशियस और कन्वेंशनल तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क कर लेंगे इसमें से कन्वेंशनल को। एक तरफ तो परंपरावादी है, रूढ़िवादी है, पुराने विचारों का है। दूसरी तरफ लिबरल है, खुले विचारों का है। प्रोग्रेसिव है, नई सोच रखता है। और रेडिकल है, मतलब लॉजिकल है। रेडिकल को मार्क करेंगे और लिबरल को मार्क करेंगे। प्रोग्रेसिव भी अच्छा वर्ड है, इसको भी मार्क करेंगे। अगला वर्ड है नीश। नीश एक नाउन होता है, विशिष्ट स्थान है, कोई उपयुक्त जगह, उसको बोलते हैं नीश। अ स्पेशलाइज्ड सेगमेंट ऑफ द मार्केट और अ कंफर्टेबल पोजीशन। मार्केट का कोई एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट है कि भाई इस जगह पर ये होता है ना। तो डेडिकेटेड एक सेगमेंट है, उसको बोलते हैं नीश। शी फाउंड हर नीश इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। उसने अपना नीश क्या पाया, मतलब क्या, एक अपना विशिष्ट स्थान, मतलब अपना इंटरेस्ट किस में पाया है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। रोल, स्लॉट और पोजीशन तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब एक तरफ तो स्पेसिफिक हो गया कि भाई एक स्पेशलाइज सेगमेंट है, दूसरी तरफ कॉमन प्लेस है, जनरलिटी है और मेन स्ट्रीम, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है कीन। एडजेक्टिव होता है उत्सुक या तीव्र को बोलते हैं कीन। कोई ईगर है, काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, इंटरेस्टेड है, या फिर शार्प है, उसी को बोलते हैं कीन। ही इज़ कीन टू लर्न न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वह कैसा है, कीन टू, कीन के साथ टू आता है, जैसे कीन टू लर्न, तो कीन के साथ टू फिक्स प्रोविजन रहता है। तो कीन क्या है, वो इंटरेस्टेड है, एंथुसियास्टिक है, इच्छुक है, जिज्ञासु है किस चीज़ का, नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का। ईगर होना, शार्प और एंथुसियास्टिक, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो उत्सुक है, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है, इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ डल, एकदम भद्दा सा है, अनइंटरेस्टेड है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और एपैथेटिक, मार्क कर लेंगे एपैथेटिक को। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड एडिबल। एडजेक्टिव होता है, एडिबल का मतलब होता है कोई चीज़ खाने योग्य है, फिट और सुटेबल टू बी ईटन, जो चीज़ खाने के लायक है उसको बोलते हैं एडिबल। दीज बेरीज आर एडिबल एंड वेरी न्यूट्रिशियस। ये जो बेरीज हैं, बेर को बोल रहे हैं, ये जो बेर हैं, बेरीज बेर की कैटेगरी में आते हैं बेरीज, ठीक है। स्ट्रॉबेरी और क्या होता है, रासबेरी, बहुत सारी होते हैं बेरीज। तो फिर ये जो बेरीज हैं ये कैसी हैं, एडिबल हैं, मतलब क्या, खाने के योग्य हैं, और वेरी न्यूट्रिशियस, काफ़ी न्यूट्रिशन इनके अंदर भरा हुआ है। डाइजेस्टिबल है, सेफ है, और पैलेटेबल। पैलेटेबल अभी हमने परसों करा था। पैलेटेबल का क्या मतलब होता है, टेस्टी, डिलीशियस, ठीक है, या फिर एक्सेप्टेबल कोई चीज़। तो पैलेटेबल है मतलब टेस्टी है, डाइजेस्टिबल है, ठीक है। तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो एडिबल है, तो इसका उल्टा डायरेक्ट तो हो जाएगा इनएडिबल, या फिर टॉक्सिक है, किसी कोई चीज़ अगर जहरीली है तो फिर उसको तो खा नहीं सकते हम। हार्मफुल है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एनहांस। वर्ब होता है सुधारने को, बढ़ाने को बोलते हैं एनहांस करना। टू इम्प्रूव और इंक्रीज इन वैल्यू, वैल्यू में किसी चीज़ को इम्प्रूव कर देना, बढ़ा देने को बोलते हैं एनहांस करना। क्वालिटी और अट्रैक्टिवनेस, किसी चीज़ की क्वालिटी बढ़ा देना, किसी चीज़ की अट्रैक्टिवनेस बढ़ा देना, कि और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, मतलब क्या, उसको एनहांस किया है। शी यूज्ड फिल्टर्स टू एनहांस द फोटोज अपीयरेंस। शी यूज्ड फिल्टर्स, उसने यूज़ करे थे फिल्टर्स, किस चीज़ के लिए, एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, फ़ोटो की अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव करना, बूस्ट करना, एलिवेट करना, तीनों जाते हैं एनहांस के सिनोनिम्स। एलिवेट इसमें से आप मार्क कर सकते हैं, बूस्ट और इम्प्रूव का आपको पता है। एक तरफ सुधारा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ डिमिनिश कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, और वीकन यानी कि कमज़ोर कर रहे हो। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, और वीकन होता है कमज़ोर करना, ठीक है जी। चलिए, इसमें से आप डिमिनिश को कर सकते हो मार्क। अगला वर्ड है बैरियर। नाउन होता है बाधा या रुकावट को बोलते हैं बैरियर। समथिंग दैट ब्लॉक्स और सेपरेट्स, कोई चीज़ जो ब्लॉक कर देती है या फिर सेपरेट, बिल्कुल अलग कर देती है, उसको बोलते हैं बैरियर, बाधा या फिर रुकावट, रोड़ा। लैंग्वेज वॉज द बिगेस्ट बैरियर इन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है वो क्या था, बहुत बड़ा बैरियर था कम्युनिकेशन के अंदर, बहुत बड़ी बाधा थी। भाई अगर आपको किसी की लैंग्वेज नहीं आती, दो लोग खड़े हैं ए और बी, ए को एक लैंग्वेज आती है, बी को दूसरी लैंग्वेज आती है, तो दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या है, लैंग्वेज इनके लिए क्या है, बैरियर है, बाधा है। ऑब्स्टेकल, हर्डल और ब्लॉकेट, मार्क करेंगे ऑब्स्टेकल को, मार्क करेंगे हर्डल को। कई बार एग्जाम में आए हैं वर्ड्स। ब्लॉकेट का पता है आपको, भाई ठीक है, ब्लॉकेट को करना चाहें तो कर सकते हैं। एक तरफ तो बाधा है ना, हर्डल है, रुकावट है, दूसरी तरफ पाथवे है, गेटवे है, और एड है, चीज़ें खुली है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम। एड होती है हेल्प, कोई चीज़ हेल्प कर रही है तो वो बाधा थोड़ी ना है। गेटवे है मतलब जब प्रवेश द्वारा किसी चीज़ का, पाथवे, ठीक है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एम्पल। एडजेक्टिव होता है, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, भरपूर, मोर देन एनफ, प्लेंटीफुल, मात्रा में काफ़ी है, कोई चीज़ संख्या में काफ़ी है, उसको बोलते हैं एम्पल, पर्याप्त, एकदम काफ़ी है, एनफ है।
द रूम हैज़ एम्पल स्पेस फॉर ऑल द गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट आए हैं। तो रूम कैसा है, एम्पल स्पेस है, उसके अंदर काफ़ी पर्याप्त इनाफ स्पेस है कि गेस्ट को आराम से सर्व कर सकता है। प्लेंटीफुल, अबंडेंट और सफिशिएंट तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे प्लेंटीफुल को और मार्क करेंगे अबंडेंट को। सफिशिएंट का तो आपको पता होगा। अब एक तरफ तो भरपूर है, पर्याप्त है, दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, स्कैंटी, इनसफिशिएंट और मीगर, मतलब क्या, बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। स्केरसिटी भी बोल सकते हो आप इसको, स्केरसिटी। ठीक है, स्केरसिटी मतलब किसी चीज़ की कमी होना। स्कैंटी को मार्क करेंगे और मीगर को भी मार्क करेंगे। ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आए हैं, तो इनको मार्क कर लेंगे, लिख लेंगे कहीं पर। अगला वर्ड है गेटवे। नाउन होता है प्रवेश द्वार को, रास्ते को बोलते हैं गेटवे। अ मीन्स ऑफ सक्सेस और एंट्री, अ मीन्स ऑफ एक्सेस और एंट्री। एक्सेस का भाई, कहीं पर आपको एक्सेस मिल रहा है, आपकी पहुंच हो रही है, कहीं आप जा सकते हो, एंट्री कर सकते हो किसी चीज़ में, तो कहाँ से गुजर के जाओगे, गेटवे से, तो उसी को बोलते हैं गेटवे, यानी कि प्रवेश द्वार या फिर रास्ता। एजुकेशन इज द गेटवे टू सक्सेस। एजुकेशन क्या है, गेटवे टू सक्सेस है, कामयाब होने का रास्ता है, कामयाब होने का प्रवेश द्वार है। एजुकेशन से ही आप कामयाब हो सकते हो। एंट्रेंस, एक्सेस और डोरवे तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ प्रवेश द्वार है, रास्ता है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, एग्जिट, बाहर जाना, बैरियर या कि बाधा है, और क्लोजर यानी कि बंद है कोई चीज़। तो ये तीनों जानेंगे इसके एंटोनियम्स। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में बोलते हैं ना। हाँ, तो बाहर से आने का जो रास्ता था, समुद्र के रास्ते आते थे पहले, जब प्लेन वगैरह नहीं थे, तो समुद्र के रास्ते पहले क्या पड़ता था, मुंबई। तो मुंबई क्या है, गेटवे। तो गेटवे मतलब क्या, प्रवेश द्वार, जहाँ से एंट्री करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। कंसीड होता है वर्ब, स्वीकार करना, हार मान लेने को बोलते हैं कंसीड करना, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना। टू एडमिट समथिंग ऑफन रिलक्टेंटली, किसी चीज़ को हार मान जाना, एडमिट कर लेना, उसी को बोलते हैं कंसीड करना। ही हैड टू कंसीड डिफीट आफ्टर द फाइनल राउंड, फाइनल राउंड हुआ और उसके बाद उसने डिफीट को कंसीड कर लिया। डिफीट होती है हार, और कंसीड करना मतलब एक्सेप्ट कर लेना, तो उसने हार को, डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया, कंसीड कर लिया। एडमिट, यील्ड और एक्नॉलेज तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, दूसरी तरफ इसका उल्टा डिनाई करा है, डिफेंड करा है, और रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। आगे हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो मुश्किलों के बीच फंसना। इन ए सिचुएशन वेयर बोथ चॉइसेस आर बैड, भाई दो चीज़ें हैं, एक तरफ तो डेविल खड़ा है, डेविल मतलब राक्षस खड़ा है, और दूसरी तरफ गहरी खाई है, गहरा समुद्र है। अगर आप समुद्र में गिरे तो भी मर जाओगे, रुक गए तो डेविल खा जाएगा, राक्षस खा जाएगा। तो मतलब क्या, दो मुसीबतों के बीच में फंस गए और दोनों ही सिचुएशन खराब हैं, आप चॉइस नहीं कर सकते दोनों में से कोई सी। तो ऐसी सिचुएशन में फंसने को बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ही वॉज स्टक बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, वह दो मुश्किलों के बीच में फंस गया। स्टे इन ए टॉक्सिक जॉब, एक टॉक्सिक जॉब में कर रहा था और फेस कर रहा था अनएम्प्लॉयमेंट। या तो वो टॉक्सिक जॉब करे या फिर अनएम्प्लॉयमेंट झेले, और दोनों ही चीज़ें खराब होती हैं। टॉक्सिक जॉब करना भी खराब होता है और बेरोजगारी भी खराब होती है। तो ये क्या है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अगला इडियम बिल्कुल सेम उसी के जैसा है, बिटवीन सीला एंड चैरिब्डिस, बिटवीन सीला एंड चैरिब्डिस, ये भी सेम है, दो खतरनाक विकल्पों के बीच फंसना। चूजिंग बिटवीन टू डेंजर्स, चूजिंग अ करप्ट लीडर और एन इनएक्सपीरियंस्ड वन इज लाइक बीइंग बिटवीन सीला एंड चैरिब्डिस। एक करप्ट लीडर को चूज करना या फिर एक इनएक्सपीरियंस, गैर अनुभवी नेता को चूज करना, दोनों क्या है, लाइक चूजिंग बिटवीन सीला एंड चैरिब्डिस। बर्ड ऑफ पैसेज, अस्थायी निवासी, समवन हु मूव्स फ्रीक्वेंटली। बर्ड्स ऑफ पैसेज, भाई कैसा बर्ड है, पैसेज का वर्ड है। पैसेज मतलब पास कर जाएगा, अभी यहाँ है फिर यहाँ से उड़ के कहीं और चला जाएगा, पास कर जाएगा यहाँ से। तो मतलब क्या, बर्ड ऑफ पैसेज, वह घूमने वाला, घुमक्कड़ टाइप का है, अस्थायी निवासी है। ही इज अ बर्ड ऑफ पैसेज नेवर सेटलिंग इन वन सिटी, वो क्या है, घुमक्कड़ आदमी है, एक शहर में कभी भी सेटल नहीं होता है। बर्ड्स आई व्यू, संलिप्त लेकिन समग्र दृष्टिकोण, एक जनरल व्यू पॉइंट, अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव। हाँ देखो, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड क्या होता है, बर्ड तो बहुत छोटा सा, पक्षी तो छोटा सा ही होता है ना। पक्षी ऊपर से कितना देख लेगा, बहुत छोटा सा ही देख पाएगा, थोड़ा सा ही तो देख पाएगा। पक्षी की आंखें बहुत छोटी सी हैं, ऊपर से बैठा हुआ है पेड़ पर, वहाँ से कितना देख लेगा, मतलब छोटा देखेगा। तो एक जनरल व्यू है। द ड्रोन गेव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर सिटी, एक एंटायर सिटी का ड्रोन ने क्या दिया, एक बर्ड आई व्यू दिया, एक छोटा सा एक जनरल व्यू दिया है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। स्केल अप, ये होता है बढ़ाना। स्केल अप का मतलब होता है, देखो स्केल को अप कर देना यानी कि बढ़ा देना।
टू इंक्रीज इन साइज और नंबर, किसी चीज़ का साइज बढ़ा देना, किसी चीज़ का नंबर बढ़ा देना। द कंपनी प्लान्स टू स्केल अप इट्स ऑपरेशंस, कंपनी ने प्लान करा है स्केल अप करने का, बढ़ाने का अपने ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या होता है कंपनी का? प्रोडक्शन को बढ़ाने का। डाई डाउन का मतलब होता है शांत हो जाना। टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, कम हो जाना, शांत हो जाना, फेड हो जाना, उसी को बोलते हैं डाई डाउन करना। द स्टॉर्म बिगैन टू डाई डाउन आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, बिगैन टू डाई डाउन, शांत होना शुरू हुआ। डाई आउट का मतलब होता है एकदम विलुप्त हो जाना। टू बिकम एक्सटिंक्ट हो जाना, गायब हो जाना, बिल्कुल विलुप्त हो जाना। मैनी स्पेसीज हैव डाइड आउट ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन हुई, पेड़ों का कटाव हुआ, जंगलों का कटाव हुआ। फिर बहुत सारी जो स्पेसीज थी, बहुत सारी जो प्रजातियां थी, हैव डाइड आउट मतलब क्या हो गया? वो एक्सटिंक्ट कर गई, विलुप्त हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। डू अवे विथ का मतलब होता है समाप्त करना। टू अबोलिश और एलिमिनेट, एलिमिनेट कर देना, किसी को हटा देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। द स्कूल डिसाइडेड टू डू अवे विद द ओल्ड ग्रेडिंग सिस्टम, स्कूल ने क्या डिसाइड करा है? टू डू अवे विद मतलब कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, पुराना जो ग्रेडिंग सिस्टम था उसको हटा देंगे और मार्किंग वगैरह शुरू करेंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस करते हैं। एग्जोर्सिस्ट, भूत प्रेत भगाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं एग्जोर्सिस्ट। अ पर्सन हु ड्राइव्स आउट इविल स्पिरिट्स, जो खराब आत्माएं होती हैं उनको भगाने का काम करता है एग्जोर्सिस्ट। द विलेज कॉल्ड एन एग्जोर्सिस्ट टू डील विद द हॉन्टेड हाउस, कोई हॉन्टेड हाउस था, हॉन्टेड मतलब डरावना, कोई डरावना भूतिया हाउस था, तो विलेज गांव ने क्या करा है? एक एग्जोर्सिस्ट को बुलाया है, भूत भगाने वाले व्यक्ति को बुलाया है। इवेसिव, गोलमोल जवाब देने वाला। अवॉइडिंग डायरेक्ट आंसर्स और कमिटमेंट, इवेसिव क्या होता है? इवेसिव होता है गोलमोल, घुमा फिरा कर जवाब देने वाला, उसको बोलते हैं इवेसिव। ही गेव इवेसिव आंसर्स ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, उसने क्या दिया है? इवेसिव आंसर्स दिए, गोलमोल आंसर दिए गए हैं ड्यूरिंग द इंटरोगेशन। जब किसी से कोई इंटरोगेशन होती है, सवाल जवाब करे जाते हैं, तो आंसर कैसे आते हैं? इवेसिव, घुमा फिरा कर दे रहे होते हैं जवाब। एक्सट्रोवर्ट, मिलनसार व्यक्ति। एंड आउटगोइंग सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन, एक्सट्रो का मतलब होता है आउट और वर्ड होता है टर्न करना, तो जिसका जो ध्यान है वो पूरा आउटवर्ड टर्न हुआ पड़ा है। जो व्यक्ति बाहर ही खुश है, अकेले नहीं रह सकता, अकेले रहना उसे पसंद ही नहीं है, उसको पार्टी करना पसंद है, दोस्त पसंद है, हमेशा वो गैदरिंग में मजा आता है उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। एंड आउटगोइंग, एक आउटगोइंग पर्सन है, सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन है, बहुत सोशल रहना उसको पसंद है। शी इज़ अ ट्रू एक्सट्रोवर्ट हु एंजॉयज मीटिंग न्यू पीपल, वो क्या है? ट्रू एक्सट्रोवर्ट है, एक बाहरी मिलनसार व्यक्ति है जो एंजॉय करती है लोगों से, नए लोगों से मिलना। फोर्टनाइट, फोर्टनाइट होता है 15 दिन। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक्स का जो समय होता है 15 दिन का, उसको बोलते हैं फोर्टनाइट, यानी कि आधा महीना, हाफ मंथ। वी विल मीट अगेन इन अ फोर्टनाइट, 15 दिन में हम फिर से एक बार मिलेंगे। चलिए भाई, वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। द हिंदू का एडिटोरियल है, इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। प्रोमिसिंग कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज को, समझौते को प्रॉमिस करना। प्रोमिसिंग कंप्रोमाइज ऑन द इंडिया यूनाइटेड किंगडम कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया और यूके का CETA एक एग्रीमेंट हुआ है, उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसमें। इंडिया यूके ट्रेड डील में सेट द टेम्पलेट फॉर द EU एंड US डील्स, इंडिया और यूके का जो ट्रेड डील हुई, में सेट द टेम्पलेट, अब ये एक टेम्पलेट बना देगी, फॉर्मेट बना देगी, किसके लिए? EU के लिए और US डील्स के लिए। तो ये आज का एडिटोरियल है, उसके बारे में, एक एग्रीमेंट के बारे में पढ़कर मजा आएगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी के अभी जितने बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे लाइक कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द इंडिया यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA signed by the two countries on Thursday is a good example of the give and take between two large economies of comparable size. इंडिया और यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, साइंड बाय द टू कंट्रीज, इसको साइन करा गया दो कंट्रीज के द्वारा, किस किस के? भारत के और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, थर्सडे में। इज अ गुड एग्जाम्पल, अब ये जो एग्रीमेंट हुआ ये क्या है? गुड एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ द गिव एंड टेक, लेन देन का, बिटवीन दो इकोनॉमीज के बीच में, ऑफ कंपेरेबल साइज, बराबर साइज का। हालांकि कंपेरेबल है, बस इक्वल नहीं बोला यहाँ पर बोला कंपेरेबल, कंपेयर कर सकते हो दोनों की इकोनॉमीज के साइज को। While the UK has agreed to provide India duty-free access to about 99% of its tariff lines, it has been more conservative
व्हेन इट कम्स टू द मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। वाइल द यूके ने क्या करा है, एग्री करा है, यूके हैज़ अग्रीड टू प्रोवाइड इंडिया को देंगे यूके वाले, क्या देंगे ये, ड्यूटी फ्री एक्सेस देंगे 99% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन। ये जो उन्होंने टैरिफ्स लगा रखे थे 99 टैरिफ लाइन्स में इनको ड्यूटी फ्री एक्सेस देंगे, वहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इट हैज़ बीन मोर कंजर्वेटिव, और अच्छा रहता व्हेन इट कम्स टू द मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल, जब प्रोफेशनल्स की भी एंट्री उसमें हो जाती। It has set an annual quota of just 1800 visas for niche professional roles such as yoga instructors and classical musicians, and the agreement falls short of making commitments on broader visa categories such as business visitors or IT professionals. It has set an annual quota. एक annual quota है just 1800 वीज़ा जो नीच प्रोफेशनल एकदम स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल रोल्स हैं, जैसे कि योगा इंस्ट्रक्टर हो गई, क्लासिकल म्यूजिशियंस हो गई, या फिर एग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट, और जो एग्रीमेंट है फॉल शॉर्ट, इसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है, मेकिंग कमिटमेंट नहीं कर पाया ये ऑन ब्रॉडर वीज़ा कैटेगरीज, और बड़े ब्रॉडर कैटेगरीज को ये टच नहीं कर पाया, इसमें शामिल नहीं हो पाए, सच एज बिजनेस विजिटर्स इसमें शामिल नहीं हो पाए, और जो IT प्रोफेशनल्स हैं, जो IT टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी इसमें शामिल नहीं करा गया। तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी है इस एग्रीमेंट की। दिस वॉज समथिंग इंडिया हैड बीन कीन ऑन। ये क्या है, एक समथिंग इंडिया हैज़ बीन कीन ऑन, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंडिया इंटरेस्टेड था, लेकिन चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, वाइल इंडिया हैज़ ओपन अबाउट 90% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन्स फॉर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट फ्रॉम द यूके, इट हैज़ कैप्ट की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज डेयरी प्रोडक्ट्स, एप्पल्स, ओट्स एंड एडिबल ऑयल्स आउट ऑफ द डील की डिमांड्स ऑफ द यूके। तो देखो, अब हम देखो यूके हमारे साथ अगर खेल रहा है तो थोड़ा बहुत तो हमें भी खेलना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ हमने क्या करा है, ऑन द अदर हैंड, वाइल इंडिया हैज़ ओपन 90%, हमने अपने टैरिफ लाइन्स को खोल दिया। यूके से हम इंपोर्ट करेंगे ड्यूटी फ्री, कोई टैक्स उन पर भी हम नहीं लगाएंगे। यूके ने करा हमारे पास 99%, हमने 90% उनको दे दिया। लेकिन इट हैज़ कैप्ट, इट किसके लिए आया, हमारे प्यारे भारत के लिए। तो इट हैज़ कैप्ट की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हमने जो अपने इंपॉर्टेंट की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, जो खाने पीने के सामान थे, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स था, एप्पल्स थे, ओट्स थे, और एडिबल यानी कि जो खाने वाले जो ऑयल्स होते हैं ये थे, इनको हमने रखा है आउट ऑफ द डील, इनको हमने डील में शामिल नहीं करा। तो हमने भी खेल करा थोड़ा सा, जो कि की डिमांड थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड थी, यूके ने डिमांड करा था कि इनको रखो, लेकिन फिर हमने भी नहीं किया। सिमिलरली वैसे ही, वाइल इंडिया हैज़ कमिटेड टू रिड्यूसिंग ड्यूटीज ऑन ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स बाई अ सब्सटेंशियल 100% पॉइंट्स ओवर टाइम, दीज are subject to a graded quota over the next decade, which gives the domestic industry time to adjust. Similarly, why India has committed, इंडिया ने कमिट करा है रिड्यूस करने में ड्यूटीज़ ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स में, कि भाई बाहर से ऑटोमोबाइल्स आ सकते हैं, यहाँ पर कार्स वगैरह की इंपोर्ट हो सकता है, बाय अ सब्सटेंशियल 100% पॉइंट्स ओवर टाइम, समय के साथ हम 100% पॉइंट का उसमें कर देंगे चेंज। दीज आर सब्जेक्ट टू अ ग्रेडेड कोटा, अब ये लेकिन कंडीशन है कि ग्रेडेड कोटा ओवर नेक्स्ट डिकेड, अगले 10 साल में इसको करा जाएगा, विच गिव्स द डोमेस्टिक इंडस्ट्री टाइम टू एडजस्ट, जिससे कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो उसको टाइम मिल जाएगा एडजस्ट करने के लिए। अ साइन ऑफ अ गुड डील इज व्हेन बोथ साइड्स वॉक अवे हैप्पी बट नॉट सेटिस्फाइड। अ साइन ऑफ गुड डील, एक गुड डील, एक अच्छी डील का जो साइन होता है वो ये होता है, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स जो होती हैं, वॉक अवे हैप्पी, दोनों साइड हैप्पी तो जाती हैं लेकिन सेटिस्फाइड वापस नहीं लौटती। एक अच्छी डील किसको बोलेंगे, कि दो लोग आए, उन्होंने डील की और वो चले गए तो वो खुश हैं लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, कहीं ना कहीं उनके मन में टीस रह गई। तो यही तो एक अच्छी डील है, कि जो सामने वाला चाह रहा था वो हमने नहीं दिया, तो जो हम चाह रहे थे उसने भी नहीं दिया। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन एक अच्छी डील वही होती है जिसमें लोग खुश तो जाते हैं लेकिन पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं जाते हैं। In any case, such bilateral deals should not be viewed as a zero-sum game where one side's loss is another's gain. एक भाई किसी भी तरीके से अगर आप देख लो, सच बायलैटरल डील्स, ऐसी जो बायलैटरल डील्स होती हैं, शुड नॉट बी व्यूड, इनको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए एक जीरो सम गेम जहाँ पर दोनों साइड वेयर वन साइड लॉस इज अनदर्स गेन, इनको ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए कि एक साइड का लॉस हुआ तो दूसरे का गेन है। एनहांसिंग बायलैटरल ट्रेड इज इन बोथ कंट्रीज इंटरेस्ट, एनहांस करना बायलैटरल ट्रेड को, बायलैटरल होता है दोनों तरफ से जो ट्रेड व्यापार होता है उसको एनहांस करना, उसको बढ़ाना, इज इन बोथ कंट्रीज इंटरेस्ट, दोनों ही कंट्रीज के, दोनों ही देशों के हित में है। एस्पेशली एट ए टाइम, और ख़ास तौर पर ऐसे समय पर
व्हेन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पावर्स आर रेजिंग टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। कह रहे कि भाई एक दोनों कंट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, और वो भी खास तौर पर ऐसे समय पर जहाँ पर पूरे वर्ल्ड की जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पावर्स है ना, लाइक अमेरिका, वो रेज कर रहे हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को दुनिया के देशों पर। द यूके इज अ रिलेटिवली स्मॉल ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया बट देयरइन लाइज एम्पल स्कोप फॉर ग्रोथ। जो यूके है रिलेटिवली स्मॉल ट्रेडिंग पार्टनर है, हमारे लिए छोटा पार्टनर है इंडिया के लिए, बट देयरइन लाइज एम्पल स्कोप फॉर ग्रोथ। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत पर्याप्त मात्रा में स्कोप है ग्रोथ का। यहाँ पर उसके जो ट्रेडिंग है, हमारे बीच में जो व्यापार है, उसको बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है। While at a macro scale, the gains might initially be limited, the sector-wise increases have the potential to be significant. एक मैक्रो लेवल, एक बड़े लेवल पर जो गेन्स हैं, जो लाभ हैं, माइट इनिशियली भी लिमिटेड, अभी वो लिमिटेड दिख सकते हैं। द सेक्टर वाइज इंक्रीज हैव द पोटेंशियल, लेकिन जो सेक्टर वाइज इंक्रीज है, जो बढ़ेंगी चीज़ें, उनके अंदर पोटेंशियल है टू बी सिग्निफिकेंट, वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, लेदर एंड केमिकल्स आर ऑल सेट टू सी क्विक गेन्स। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, कृषि का क्षेत्र है, टेक्सटाइल्स, लेदर और केमिकल्स, ये सारे जो सेक्टर्स हैं आर ऑल सेट टू सी क्विक गेन्स। इनको बिल्कुल सेट हैं ये, इनको देखने को मिलेगा एक बहुत ही क्विक, बहुत ही तीव्र गेन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। देयर इज पोटेंशियल फॉर लॉन्गर टर्म बेनिफिट्स टू, और यहाँ पर पोटेंशियल है कि लॉन्गर टर्म के बेनिफिट्स इस डील के बाद होंगे। द यूके इज़ ए मेजर गेटवे टू यूरोप। यूके क्या है? एक बहुत बड़ा गेटवे है, प्रवेश द्वार है यूरोप का। आप यूके के थ्रू ही यूरोप के अंदर एंटर करते हो, विच इज़ अ मच बिगर ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ये है। कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूरोप के बारे में। तो यूके वहाँ का गेटवे है। गुड्स डेस्टिन्ड फॉर यूरोप could be routed through the UK and the duty-free arrangement will likely enhance this flow. गुड्स जो कि डेस्टिन्ड हैं, जिनकी डेस्टिनी किधर की तरफ है? यूरोप की तरफ, मतलब उनको यूरोप की तरफ भेजा जा रहा है। तो जो ऐसी गुड्स हैं जिनको यूरोप की तरफ भेजा जाता है, कुड बी रूटेड थ्रू द यूके, उनको यूके से होकर गुजारा जा सकता है। एंड द ड्यूटी फ्री अरेंजमेंट, और वहाँ पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा इस एग्रीमेंट के बाद, विल लाइकली एनहांस दिस फ्लो। इससे क्या हो सकता है? ये जो फ्लो है, ये जो गुड्स का फ्लो है, ये एनहांस हो सकता है, सुधर सकता है। कंपनीज इन अदर कंट्रीज that already export to the UK will also start viewing India more favorably as an investment destination so as to take advantage of the duty free access. जो कंपनीज हैं दूसरी कंट्रीज में that already export to the UK, जो ऑलरेडी यूके को एक्सपोर्ट करती हैं, will also start viewing India, अब वो इंडिया को भी देखना शुरू करेंगी more favorable तरीके से as an investment destination, कि भाई इंडिया में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, so as to take advantage of the duty free access, जिससे कि उनको भी ड्यूटी फ्री एक्सेस यूके के अंदर मिल जाए। इट इज नाउ अप टू द गवर्नमेंट, अब ये सरकार के ऊपर है, टू हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स स्केल अप एंड कम्पीट इंटरनेशनली। अब ये सरकार के ऊपर है भारत की कि वो हेल्प किस तरीके से करेंगे इंडियन एक्सपोर्टर्स को, कि भाई अब जब इतनी चीज़ें हो गई, ड्यूटी फ्री हो गई चीज़ें, टैक्स हट गया यूके से, तो अब ये भारत सरकार के ऊपर है कि वो हेल्प करें इंडियन एक्सपोर्टर्स को स्केल अप करने में, बढ़ाने में और कम्पीट करने में पूरे विश्व के स्तर पर, इंटरनेशनली। अनदर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इज दैट सच अ डील डील्स विथ टेम्पलेट फॉर फ्यूचर वंस। एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन, एक इम्पोर्टेंट सोचना ये है कि ऐसी जो डील्स होती हैं ना, सेट करती हैं एक टेम्पलेट, एक पूरा फिक्स फॉर्मेट बना देती हैं फ्यूचर डील्स के लिए। और कंट्री के साथ भी हम इस टाइप की डील बना पाएँ, उसका एक फॉर्मेट सेट हो गया कि हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। The general trend is that the bigger the economy being negotiated with, the bigger the concessions given. जनरल ट्रेंड क्या है कि जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी जिसके साथ नेगोशिएट हो गया, उतने ही बड़ी कॉन्सेशंस मिल जाएंगे, उससे उतने ही बड़े कॉन्सेशंस दे दिए जाएंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन विल नाउ वांट मोर फ्रॉम इंडिया दैन व्हाट इट हैज़ कंसीडर्ड टू द यूके। जो यूनाइटेड स्टेट्स है अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन है EU will now want more from India, अब वो इंडिया से और ज़्यादा चाहेंगे than what it has conceded to the UK, जिन्होंने पहले यूके को कंसीड कर रखा था, एग्री कर रखा था, अब वो इंडिया को भी उसी तरीके से देखना शुरू करेंगे। बढ़िया एडिटोरियल था भाई, मज़ा आया पढ़ के। अब हम कवर करते हैं कॉम्प्रहेंशन MCQs। व्हाट इज द मेन एरिया वेयर द UK हैज़ बीन कंजर्वेटिव इन द ट्रेड डील?
मेन एरिया क्या था जहां पर यूके कैसा था, कंजर्वेटिव था। टैरिफ कंसेशंस देने में ये था, फाइनेंशियल रेगुलेशंस में था, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स में था, या फिर ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स में था। बताइए अभी किस में था? मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को, कुछ ही को छोड़कर इसने एंट्री नहीं दी, तो यहाँ पर ये कंजर्वेटिव था, यहाँ पर ये खेल खेल गया। सी ऑप्शन करेक्ट। वाई हैज इंडिया केप्ट सम की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द डील? इंडिया ने क्यों रखा कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, इंडिया ने दूर क्यों रखा डील से? टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, नहीं, इम्पोर्ट्स पर तो कोई ऐसी डिपेंडेंस को कम करने की बात नहीं आई। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंटरेस्ट एंड लोकल फार्मर्स, हाँ ये हो सकता है। ड्यू टू फूड सेफ्टी कंसर्न, फूड सेफ्टी तो कुछ नहीं थी। बिकॉज द यूएस डिडंट रिक्वेस्ट इट, क्योंकि यूके ने रिक्वेस्ट नहीं, वो तो इंटरेस्टेड तो था, इसको काटो। बी ऑप्शन इसमें सबसे सटीक है। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंटरेस्ट एंड लोकल फार्मर्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। What long-term strategic advantage does India gain from the deal with the UK? क्या strategic advantage इंडिया को गेन हुई यहाँ पर? Immediate rise हो गया एक्सपोर्ट में, इमीडिएट तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। चीप ऑयल इंपोर्ट नहीं, एक गेटवे मिल गया हमको यूरोपियन मार्केट का, हाँ ये सही है, यूरोपियन मार्केट का एक गेटवे मिल गया जहाँ से हम बिना टैक्स के अपने सामान को ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ग्रामर क्वेश्चंस करिएगा, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। द बोथ कंट्रीज हैज़ अग्रीड ऑन अ ड्यूटी फ्री एक्सचेंज। द बोथ कंट्रीज हैज़ क्यों है भाई? कंट्रीज है ना प्लूरल, एक मिनट भाई, कंट्रीज है ना प्लूरल, तो कंट्रीज प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज़ क्या कर रहा है, यहाँ पर हैव करो इसको, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। द टू कंट्रीज हैव अग्रीड टू एनहांस ट्रेड रिलेशंस, हाँ ये ठीक लग रहा है, अगला पढ़ लेते हैं। द बोथ ऑफ कंट्रीज इज, देखो कंट्रीज आया तो फिर इसके लिए इज नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा, तो ये भी कट गया। द टू कंट्री हैव बीन, टू कंट्री, पहली बात तो यहीं गड़बड़ होगी, टू कंट्री नहीं होता, टू कंट्रीज होता है, तो फिर ये हैव बीन नहीं होगा, और जब कंट्री होता है तो फिर यहाँ पर हैज़ होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, बी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चूज करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आपको चूज करना है वर्ब का कंप्लीट फॉर्म। इंडिया डैश अबाउट 90% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन्स। इंडिया ने क्या करा है, 90% टैरिफ लाइन्स को क्या करा है? ओपन, ओपनिंग, हैज़ ओपन, ओपन्स। देखो इंडिया ने ओपन करा होगा, पहली बात तो ऐसा आएगा, ओपन तो आएगा नहीं कहीं से कहीं तक भी, अगर आएगा भी तो ओपन्स आएगा, पहला तो काट दो। और जब ओपनिंग आता है, जब आईएनजी फॉर्म आता है, तो यहाँ पर कोई वर्ब आ रही होती है उससे पहले, तो ये वैसे कट जाएगा। दो ऑप्शन बचते हैं, या तो ओपन्स या फिर हैज़ ओपन। हैज़ ओपन हम इसमें चूज करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली बात हुई है कि इंडिया ने अपनी 90% टैरिफ्स को हटा दिया है। हटाता थोड़ी ना रहता है, ओपन्स अगर करोगे तो काम तो वो हो गया कि जो करता ही रहता है, जो उसकी डेली के रूटीन्स में है, तो ये तो नहीं हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडिया हैज़ ओपन अबाउट 90% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन्स। नेक्स्ट, अगला आपको एरर फाइंड करना है, चलिए भाई करिएगा एरर फाइंड। इसमें द डील विल लाइकली एनहांस दिस फ्लोज ऑफ गुड्स टू यूरोप। एरर में मैंने बताया एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और जहां पर एरर होगा उसको वहीं पर पकड़ेंगे। द डील विल लाइकली एनहांस, डील जो है वो लाइकली इनहांस करेगी दिस फ्लोज ऑफ गुड्स। दिस फ्लोज ऑफ गुड्स, फ्लोज क्या होता है? दिस फ्लो ऑफ गुड, ना कि फ्लोज, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, दिस फ्लो ऑफ गुड्स, ये फ्लो जो है गुड्स का वो। द डील नहीं है, लाइकली नहीं है, एनहांस दिस फ्लोज की जगह पर फ्लो होगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लोज टेस्ट करिएगा भाई, क्लोज टेस्ट देख रहे हो बेटा, एक सिंगल क्लास में कितना कंटेंट आपको अवेलेबल हो जा रहा है। चलिए करिएगा इसको जल्दी से फटाफट। द इंडिया यूके सेटा, ये एग्रीमेंट है, इज बीइंग सीन एज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियाज ट्रेड स्ट्रेटेजी। जो इंडिया यूके का सेटा जो डील हुई है, उसको कैसे देखा जा रहा है? एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट इंडिया की ट्रेड स्ट्रेटेजी में। वाइल द यूके ओपनड 99% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन्स, यूके ने एक तरफ करा है 99% टैरिफ लाइन्स को ओपन, इंडिया ने फिर ऑफर क्या करा है? टैरिफ रिलीफ। कैसा? मिनिमल, बहुत हल्का सा, नहीं हल्का सा तो नहीं, फुल। भाई यूके ने करा है 99% टैरिफ, तो हल्का तो नहीं करा जा सकता यहाँ पर, फुल कर देंगे, सारा कर देंगे, 100% कर देंगे, नहीं करेंगे। पार्शियल, बहुत पार्शियल मतलब छोटा सा करेंगे, नहीं, हम करेंगे रेसिप्रोकल। भाई कोई देश हमको 99% रिलीफ दे रहा है अगर, तो हम तो रेसिप्रोकल करेंगे ना, उसके जैसा ही तो देना होगा, तभी तो डील होगी, तो जिसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउएवर कंसर्न्स रिमेन ओवर द डैश ऑफ प्रोफेशनल मूवमेंट, लेकिन जो चिंताएं हैं वो रिमेन है, अभी भी वैसी बनी हुई हैं। किस चीज़ पर? ओवर द डैश ऑफ प्रोफेशनल मूवमेंट, किस चीज़ पर? प्रमोशन पर, रेस्ट्रिक्शन पर, एलिमिनेशन पर, या फिर
डेलीगेशन पर। बताओ भी किस चीज पर चिंता आज भी बनी हुई है? प्रमोशन के ऊपर क्या चिंता बनेगी? प्रमोशन थोड़ी ना करवाना है, प्रोफेशनल का क्या प्रमोशन करवाओगे आप? काटो। एलिमिनेशन हटाने पर चिंता बनी हुई है? नहीं, हटा थोड़ी ना दिया, किसी ने भी हटाया थोड़ी ना है। डी, डेलीगेशन के ऊपर नहीं, बात हो रही है रेस्ट्रिक्शन की। यूके ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है हमारे प्रोफेशनल पर, अभी भी वहां पर अभी भी हम लोग फ्रीली एंटर नहीं कर सकते हमारे प्रोफेशनल्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आज भी चिंता बनी हुई है रेस्ट्रिक्शन जो प्रोफेशनल मूवमेंट पर लगाई है उसके ऊपर। बी ऑप्शन करेक्ट है। Despite this, sector-specific benefits are evident in textiles, agriculture and chemicals. इसके बावजूद भी जो सेक्टर हैं कुछ, वो उनमें बेनिफिट्स अच्छे खासे साफ दिख रहे हैं, टेक्सटाइल में, एग्रीकल्चर में और केमिकल्स में। इफ एग्जीक्यूटेड वेल, अगर अच्छे से ये डील हो गई, ये एग्रीमेंट अगर अच्छे से फुलफिल हो गया, दिस डील में, अब देखो अगर एग्जीक्यूट ठीक से हो गया तो इसके बाद जो बात कहेगा वो पॉजिटिव कहेगा, यहाँ पर निगेटिव नहीं कहेगा। अगर अच्छे से चीज़ें हो गई तो फिर क्या होगा, कुछ फायदे बताएगा। मे डैश फ्यूचर नेगोशिएशंस विद इकोनॉमिक जायंट्स लाइक द EU एंड US। तो अगर ये डील एग्जीक्यूट हो गई अच्छे से, दिस डील मे डैश फ्यूचर नेगोशिएशन, तो क्या करेगी फ्यूचर नेगोशिएशन को? डैमेज करेगी, ये तो निगेटिव बात हो गई। हिंडर करेगी, बाधा डालेगी, ये तो निगेटिव बात हो गई। कॉम्प्लिकेट कर देगी, ये तो निगेटिव बात हो गई। इन्फ्लुएंस करेगी, ये जो डील है ये इन्फ्लुएंस करेगी फ्यूचर नेगोशिएशंस को। अगर दूसरे इकोनॉमिक जायंट्स के साथ में, जैसे EU और US के साथ में जो हमारे नेगोशिएशंस आगे हो सकते हैं, उसको ये वाली डील करेगी इन्फ्लुएंस, उसको एनकरेज करेगी। डी ऑप्शन करेक्ट। अगर इस तरीके से समझोगे ना भाई, यहाँ पर साफ पता लग रहा था कि एग्जीक्यूटेड वेल, अगर अच्छे से हो गई तो अब आगे कोई ना कोई फायदा बताएगा, तो यहाँ पर हमको डी ऑप्शन मिल गया करेक्ट। PQRS। और इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस लॉजिकली, बढ़िया आज का ये है PQRS, करो इसको। दिस में इम्प्रूव इंडियाज चांसेस विथ लार्जर इकोनॉमीज। द सेटा ट्रेड डील reflects strategic compromises. It gives Indian exporters better access to the UK market. A successful execution could set a template for future deals. आओ ऑप्शन को सबसे पहले देखा करते हैं। शुरुआत Q से, R से और Q से और S से। अब जब दो दे रखे हैं Q, तो चांसेस हैं कि Q से शुरुआत ये करवाएगा। तो इससे पहले हम Q करें, उससे पहले R और S को देख लेते हैं। R, इट गिव्स, अब देखो मैंने बताया स्टार्टिंग के वर्ड्स पकड़ो, लास्ट के पकड़ो, बस उससे हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, इट गिव्स। अब बात हो रही है इट की। इट क्या, किसके बारे में? इसका मतलब है किसी चीज की बात पहले ही करी जा चुकी, अब उसके लिए हम प्रोनाउन इट का यूज कर रहे हैं। तो आर से तो शुरुआत नहीं होगी। एस, अब बचता एस। अ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन कुड सेट अ टेम्पलेट फॉर फ्यूचर डील्स। एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन सेट करेगा टेम्पलेट। कौन सा एग्जीक्यूशन, किस चीज के एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हो? कहीं ना कहीं पहले जिक्र हो चुका किसी बात का, उसके एग्जीक्यूशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो फिर एस ऑप्शन तो कट गया। अब ऑप्शन बचता है क्यू, तो क्यू से शुरुआत हो जाएगी। ए और सी ऑप्शन बचे, तो चलिए भाई क्यू से शुरुआत हो जाएगी तो करिएगा। द सेटा ट्रेड डील रिफ्लेक्ट्स स्ट्रेटेजिक कंप्रोमाइजेस। जो सेटा ट्रेड डील है वो सेट करती है किस चीज को? ट्रेड डील को रिफ्लेक्ट करती है स्ट्रेटेजिक कंप्रोमाइज। ठीक है जी भाई, सेटा ट्रेड डील क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, दर्शा रही है एक स्ट्रेटेजिक कंप्रोमाइज को। ठीक है। दूसरा, इसके बाद अगर आप एस लगाओगे, एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन कुड सेट अ टेम्पलेट फॉर फ्यूचर डील्स। ठीक है, क्योंकि बाद एस लग गया। फिर करेंगे इट गिव्स इंडियन एक्सपोर्टर्स बेटर एक्सेस टू द यूके मार्केट। उसके बाद ये आ गया आर आ गया। और फिर लास्ट में अगर आप पी लगाओगे, दिस में इंप्रूव इंडियाज चांस, तो सेंस नहीं बना भाई इसमें। लेकिन अगर आप क्वेश्चन, तो ए वाला ऑप्शन अगर देखोगे, इसको अगर आप सेलेक्ट करते हो, इसका सीक्वेंस समझाता हूँ। द सेटा ट्रेड डील रिफ्लेक्ट्स स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज। एक बात समझ में आएगी, सेटा ट्रेड डील है वो रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज। दूसरा उसने कहा कि भाई इट गिव्स, अब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या करेगी। इट गिव्स इंडियन एक्सपोर्टर, ये इंडियन एक्सपोर्टर को बेटर एक्सेस देती है यूके के मार्केट में। बात समझ में आ गई। ट्रेड डील क्या करती है? ये बेटर एक्सेस देती है हमारे एक्सपोर्टर्स को यूके के मार्केट में। दो बात हो गई, क्यू के बाद आर हो गया। फिर एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, अगर ये डील हो गई, इसका एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन कुड सेट अ टेम्पलेट फॉर फ्यूचर डील्स। इससे क्या हो जाएगा? फ्यूचर डील्स अच्छी हो जाएंगी। अब जब फ्यूचर डील्स अच्छी हो जाएंगी तो इससे क्या हो जाएगा? दिस में इंप्रूव इंडियाज चांसेस विथ लार्जर इकोनॉमीज। तो फिर ये क्या हो जाएगा? हमारा चांस बढ़ जाएगा लार्जर इकोनॉमीज के साथ डील करना। तो सेटा वाली बात हो गई।
सेटा क्या देता है, ये बात भी इसमें आर ऑप्शन में हमको मिल गई कि ये गिव करता है इंडियन एक्सपोर्टर को बेटर एक्सेस। सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो गया तो फ्यूचर डील ठीक हो जाएगी, और फ्यूचर डील ठीक हो जाएगी तो फिर ये इंप्रूव करेगा इंडिया के चांस को लार्जर इकोनॉमीज में। तो QRSP इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी तो कट जाएगा। नीचे आंसर की दी है, PDF से मिल जाएगी, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अब हम करते हैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्या प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs, और इसके बाद सब कुछ जो आपने पढ़ा है आज सारा का सारा आपको ऑटोमेटिकली रट जाएगा। चलिए भाई करें शुरू। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब समथिंग एडिबल। एडिबल होता है खाने योग्य, जो चीज़ खाने लायक है। समथिंग दैट एनहांस टेस्ट नहीं, समथिंग सुटेबल फॉर वर्शिप नहीं, समथिंग दैट कैन बी ईटन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसको ईट करा जा सकता है, खाया जा सकता है, वही होता है एडिबल, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज करना मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग टेम्पलेट में। टेम्पलेट किसको बोलते हैं? टेम्पलेट एक तरीके का फॉर्मेट है। द गवर्नमेंट यूज्ड एन ओल्ड टेम्पलेट टू स्ट्रक्चर द न्यू पॉलिसी। तो आप बताओ टेम्पलेट का, एक एक्सक्यूज को बोलते हैं? नहीं। एक डिटेल्ड क्रिटिसिज्म को? नहीं। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक गाइड है, उसी को बोलते हैं टेम्पलेट, सी ऑप्शन करेक्ट। टू बी बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका मतलब पूछ रहे हैं भाई दो खतरनाक सिचुएशन में फंस जाना। ट्रैप्ड इन लग्जरी, लग्जरी में नहीं फंसे। दो इक्वली बैड चॉइस है, बी ऑप्शन करेक्ट कर लो। बैड चॉइस है और इक्वली बैड है, दोनों में कोई अच्छा नहीं, दोनों ही खराब है, बी ऑप्शन करेक्ट। फ्रेजल है, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछ रहा है टू ग्रेजुअली रिड्यूस और बिकम लेस लाउड। किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना ग्रेजुअली, लगातार धीरे धीरे, और उसको कम तेज कर देना। डाई आउट, डाई डाउन, डो अवे विद, या फिर स्केल अप। स्केल अप तो बढ़ाना होता है, डो अवे विद या तो डाई आउट या फिर डाई डाउन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब होता है धीरे 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 कम हो जाना, फेड हो जाना। करेक्ट मीनिंग पूछ रहा है इवेसिव। इवेसिव का मतलब पूछ रहा है द मिनिस्टर गेव एन इवेसिव रेस्पॉन्स टू द रिपोर्टर्स क्वेश्चन। रिपोर्टर ने कोई क्वेश्चन पूछा मिनिस्टर से, तो मिनिस्टर का रेस्पॉन्स कैसा रहता है? जितने भी लीडर्स होते हैं उनका जो रेस्पॉन्स रहेगा, सीधा जवाब तो नहीं देंगे, वो देंगे इवेसिव, घुमा फिरा कर गोल मटोल जवाब। अग्रेसिव नहीं था, अवॉइडिंग डायरेक्ट आंसर, हाँ डायरेक्ट आंसर को वो अवॉइड कर रहा था, घुमा फिरा कर बात कर रहा था, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बर्ड ऑफ पैसेज, ऐसा बर्ड है जो पैसेज करता रहता है, पास होता रहता है, यहाँ आया, यहाँ से फिर पास होकर कहीं दूसरी जगह चला गया। फ्रीक्वेंट लायर नहीं है, पावरफुल लीडर नहीं है, एक टेम्परेरी रेसिडेंट है, अभी है फिर चला जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। एनहांस करना है मोस्ट, एनहांस मोस्ट क्लोजली मीन्स, अच्छा एनहांस का मीनिंग पूछ रहा है ये। एनहांस का मतलब बढ़ाना, डिस्ट्रॉय नहीं करना, इम्प्रूव, डिले या फिर कंसील। कंसील छुपाना होता है, डिले का मतलब लेट करना, इम्प्रूव करना ही इसमें एनहांस का सिनोनिम हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सिनोनिम पूछ रहा है कीन का। कीन का मतलब होता है इंटरेस्टेड, एंथुजियास्टिक। शी इज कीन ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर का ये कीन ऑब्जर्वर है। हार्श, शार्प और ईगर, लेजी या फिर डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड नहीं है, लेजी नहीं है और हार्श भी नहीं है, वो कैसा है? शार्प और ईगर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चूज करना है आपको इडियम मीन्स अ ब्रीफ बट कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू। ब्रीफ छोटा लेकिन कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू, उसको क्या बोलते हैं? बर्ड ऑफ पासेज तो घूमने वाला व्यक्ति है, बर्ड्स आई व्यू, हाँ छोटा व्यू अगर किसी का है बहुत छोटा सा, उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस नीश इन बिजनेस। नीश का मतलब क्या होता है? स्पेशल कैटेगरी, स्पेशलाइज्ड कैटेगरी। लार्ज मार्केट नहीं, एक जनरल स्ट्रेटेजी नहीं, एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट है, उसी को बोलते हैं नीश, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। विच वन रेफर्स टू ए पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कास्ट आउट करता है इविल स्पिरिट्स को, इविल स्पिरिट्स को भगाता है, बुरी प्रेत, भूत प्रेत की आत्माओं को भगाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एग्जोर्सिस्ट, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब क्या होता है भाई? कल आया था ये, कल वाला आज इसमें आ गया। बेल द कैट का मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन को टैकल करना, साइलेंस करना किसी को नहीं, परफॉर्म करना एक डेयरिंग या फिर डेंजरस टास्क, यही हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इफ द पुलिस डू अवे विथ इलीगल शॉप्स दे आर, अगर पुलिस डू अवे करती है इलीगल शॉप्स को तो वो क्या कर रहे हैं? रेनोवेट कर रहे हैं इलीगल शॉप्स को, नहीं एनकरेज कर रहे हैं, नहीं अबोलिश कर रहे हैं, उनको कैंसिल कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। तो डू अवे विथ का मतलब होता है उसको हटाना, एलिमिनेट करना, सी ऑप्शन करेक्ट। चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स। बेस्ट फिट्स में पूछ रहा द गार्ड्स क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग डैश टू स्टॉप द क्राउड। गार्ड ने क्या करा है? क्रिएट करा है एक स्ट्रॉन्ग, क्या स्टॉप करने के लिए क्राउड को। क्राउड को रोकने के लिए क्या लगाओगे आप? टेम्पलेट लगाओगे क्या? टेम्पलेट तो फॉर्मेट होता है। गेट अवे तो एंट्री को बोलते हैं, कंसीड करना मान लेना। बैरियर लगाओगे आप, गार्ड क्या लगाएंगे? बैरियर, स्टॉप करने के लिए क्राउड को, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस टू एन आउटगोइंग एंड सोशिएबल पर्सन। एक आउटगोइंग पर्सन है जो बाहर ज़्यादा खुश रहता है, सोशिएबल पर्सन है सोसाइटी में लोगों के साथ सोशल होना उसको पसंद है। इवेसिव गोलमटोल होता है, एग्जॉस्टिव भूत भगाने वाला। एक्सट्रोवर्ट, हाँ ये हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एक्सट्रोवर्ट वो व्यक्ति होता है जो बाहर ज़्यादा रहना पसंद करता है अकेले रहने से। इंट्रोवर्ट इसका उल्टा होता है, जो अकेला रहना पसंद करता है वो होता है इंट्रोवर्ट। बिटवीन शीला एंड द चेरिप्टिस, ये तो वही है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी वाला, उसी के जैसा है। चूजिंग द बेटर ऑफ टू ऑप्शन, नहीं, दो ऑप्शन में से बेटर नहीं चुनना। बीइंग एक्सट्रीमली लकी नहीं है। कॉट बिटवीन टू डेंजर, दो खतरों के बीच फंस गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज स्केल अप का मतलब पूछ रहा है बिजनेस कंटेक्स्ट में। स्केल अप का मतलब तो बढ़ाना होता है, रिड्यूस करना तो नहीं है, इंसल्ट करना नहीं है, एक्सपेंड और ग्रो करना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच इज द मीनिंग ऑफ बर्ड ऑफ पैसेज, अभी ऊपर आया था। बर्ड ऑफ पैसेज क्या है? बर्ड ऑफ पैसेज है जो घूमने वाला व्यक्ति, वन हु माइग्रेट्स फ्रीक्वेंटली, हाँ यही हो जाएगा 18 का, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही फाइनली हैड टू डैश डिफीट इन द कोर्ट, ही फाइनली हैड टू, उसको क्या करना पड़ा डिफीट कोर्ट के अंदर? एनहांस, अपनी डिफीट को कौन एनहांस करेगा? नहीं, गेटवे तो एक प्रवेश द्वार है, बैरियर बाधा है, तो कंसीड करना पड़ा उसको कंसीड करना पड़ा, एडमिट करना पड़ा अपनी हार को, कहाँ पर? कोर्ट के अंदर, ये ऑप्शन करेक्ट है। द वर्ल्ड पैलेटेबल इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। पैलेटेबल का मतलब पूछ रहा है भाई, पैलेटेबल का मतलब क्या है? पैलेटेबल या तो कोई चीज़ टेस्टी है या फिर कोई चीज़ एक्सेप्टेबल है। डिस्गस्टिंग तो नहीं है, डिलीशियस है, हाँ टेस्टी है, और एक्सेप्टेबल है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन 20 का बी ऑप्शन है करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग गन? बिग गन का मतलब पूछ रहा है भाई सेंटेंस में, दे ब्रॉट इन द बिग गन्स टू टैकल द इशू को टैकल करने के लिए बिग गन का मतलब पूछ रहा है। बिग गन होता है बड़ी तोफ, यानी कि कोई पावरफुल व्यक्ति। मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं, पावरफुल पीपल, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, 21 का बी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन, आज यार कल वाले क्वेश्चंस आ गए इसमें, कल वाले कुछ क्वेश्चंस मिक्स हो गए आज वाले में, कोई नहीं है तो वो भी काम के, आज चलो रिवीजन हो गया इस बहाने। हाउ लॉन्ग इज आ फोर्टनाइट? फोर्टनाइट को पूछ रहे हैं आपसे कि फोर्टनाइट जो है वो कितने समय का होता है, कितने दिन होते हैं फोर्टनाइट के अंदर, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। एक दिन का होता है फोर्टनाइट, 7 दिन का होता है, 14 डेज का होता है, या फिर 30 डेज का होता है, 30 दिन का होता है। बताइए भाई कितने का होता है फोर्टनाइट? इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, इनमें से जो ऑप्शन आपका सबसे सटीक है उसको आंसर देना है, ठीक है जी। 22 का आंसर आप मुझे देंगे। आज थे 10 क्वेश्चन और क्वेश्चंस आज हल्के थे, तो 10 में से आप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आज आप 8 स्कोर करेंगे, और आज के क्वेश्चंस थे 22, और 22 में से उम्मीद करता हूँ मैं लगभग 17 प्लस, ठीक है, 8 प्लस 17 प्लस, तो लगभग 32 में से 18 और 7 25 प्लस क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बेटा, आप लगातार मेहनत करते रहिए, डेली बेसिस पर अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।